What is NPS and how you can invest into the NPS account? Yes, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल पेंशन स्कीम क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं और आप एनपीएस में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो. राइट, सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स टू इन्वेस्ट इनटू द एनपीएस अकाउंट, बट a lot of people do not know about NPS account. So in this video we will decode the code of the NPS account. Right, so 2004 में 2004 में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए नेशनल पेंशन स्कीम को लॉन्च किया था और 2009 में इसको आम जनता के लिए ओपन कर दिया गया. मींस एन इंडिविजुअल और ए सैलरीड पर्सन कैन आल्सो इन्वेस्ट इनटू द एनपीएस अकाउंट फ्रॉम 2009. राइट, सो in this video we will talk about the benefits, what are the investment patterns to invest into the NPS account, and what type of NPS accounts are available to invest. Right, so let's go to the mind map so I can explain it further. So नेशनल पेंशन स्कीम में फीचर्स क्या हैं, उसके फीचर और बेनिफिट के बारे में हम बात करेंगे. उसके टाइप्स क्या हैं, कौन कौन से ऐसे एनपीएस अकाउंट्स हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उनकी इन्वेस्टमेंट चॉइसेस के बारे में बात करेंगे. अकाउंट ओपन करने के बाद आपको कौन सी इन्वेस्टमेंट चॉइस को सिलेक्ट करना है और उसके फीस और चार्जेस क्या है. राइट, सो सबसे पहले हम अगर फीचर्स और बेनिफिट्स की बात करें तो एनपीएस अकाउंट इज ए रेगुलेटेड अकाउंट. Right, so it is whenever you have to invest in any asset class, first you have to decide whether it is a regulated or not. आपको सिर्फ उन एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करना है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेटेड है. राइट, सो दिस एनपीएस अकाउंट इज रेगुलेटेड बाय पीएफआरडीए, मींस पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा एनपीएस अकाउंट रेगुलेटेड है. सो it is the benefit of the NPS account. Means you can invest into the NPS account without any fear. Right, so second benefit is voluntarily. It is not necessarily that you have to invest into the NPS account. आपको अगर NPS account में invest करना है, ये आपकी मजबूरी नहीं है, आपको NPS में invest करना है. It is a choice for you. If you want to invest into the NPS account, you can invest into the NPS account. Right, आप कभी भी कहीं भी NPS account में invest कर सकते हो. If I talk about the third benefit or third feature of the NPS account, that one is flexibility. Right, flexibility means you can change the point of present person anytime. What is this point of presence? Now talk about the POP. Right, so जब भी आप एनपीएस अकाउंट को ओपन करते हो आपको कोई ना कोई ब्रोकर सेलेक्ट करना पड़ता है, वेदर इट इज ए पब्लिक ब्रोकर और प्राइवेट ब्रोकर. लाइक अगर आप एनपीएस अकाउंट खोलना चाहते हो, आप या तो पीएनबी बैंक के साथ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और प्राइवेट एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, आपको किसी ना किसी ब्रोकर के थ्रू एनपीएस अकाउंट खोलना पड़ेगा. उस ब्रोकर को एनपीएस की लैंग्वेज में या एनपीएस अकाउंट खोलने के लिए उनको पीओपी, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, बनाया गया है. राइट, आप उनके पास एनपीएस अकाउंट खोलोगे और यू कैन चेंज, यू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी दैट यू कैन चेंज योर पॉइंट ऑफ प्रेजेंस एट एनी टाइम. राइट, so you can change the fund manager of any time because you have to invest into the NPS account. NPS account क्या है, वो डिफरेंट एसेट क्लास में इन्वेस्ट करता है जो हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे. So you can change the fund manager of NPS account at any time. There is a flexibility for you, and you can change the investment patterns also, which we will discuss about in the coming video. Right, so economical, the biggest benefit of the NPS account is it is the economical asset class. Lowest cost, it is the lowest cost investment product. If you want to invest into the mutual funds or stock market or any other asset class which can create wealth for you, there are a lot of charges, but in NPS it is the lowest cost investment product. Right, so we will discuss about fees and charges also in the upcoming video. Portability. So the next benefit, the next feature of this NPS account is you can
कीप योर प्रान नंबर, प्रान मीन्स परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। आपका जो भी, आप जब भी एनपीएस अकाउंट खुलवाते हैं आपको एक प्रान नंबर मिलता है। जैसे ही आप पैन नंबर बनाते हैं, आपका एक परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, वैसे ही आपका एनपीएस का परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होता है। जब भी आप एनपीएस अकाउंट खुलवाते हैं आपको एक प्रान नंबर इश्यू कर दिया जाता है। अगर आपका जॉब चेंज हो जाता है, आप सिटी चेंज कर लेते हो, आपका स्टेट चेंज हो जाता है, इवन देन you can keep this PRAN number with you. So the biggest benefit of NPS account is the tax benefit. Mostly people invest into the NPS account to get the tax benefit of the NPS, right? So what are these tax benefits? We will discuss about it. So for salaried person, अगर आप सैलरीड पर्सन हो, आप एम्प्लॉय हो, यू कैन इन्वेस्ट इनटू द एनपीएस अकाउंट अप टू 50,000 रुपीज एंड यू कैन टेक द टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80 सीसीडी 1 पी क्लोज। मान लीजिए आप 50,000 पे एनपीएस में इन्वेस्ट करते हो तो आप 50,000 का आपको टैक्स रिबेट मिलता है। यू कैन इन्वेस्ट अप टू 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, आप कितनी भी अमाउंट एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हो। बट अगर आपको टैक्स बेनिफिट लेना है या अगर आपको सिर्फ 50,000 की अमाउंट पे ही टैक्स बेनिफिट मिलेगा, राइट, एंड इट इज ओवर एंड अबव ऑफ रुपीज 1.5 लाख विच यू टेक अंडर सेक्शन 80C। मान लीजिए आप 80C के अंतर्गत आपने इंश्योरेंस में इन्वेस्ट किया हुआ है, आपने म्यूचुअल फंड की ईएलएसएस स्कीम्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, आपने पीएफ में इन्वेस्ट करते हो, आप बच्चों की ट्यूशन फीस में आप पैसा लगाते हो। सो if you want to take the tax benefit under section 80C, you can take it up to 1.5 लाख। बट अगर आपने 1.5 लाख से ज्यादा का टैक्स रिबेट लेना है तो एनपीएस हमें वो प्रावधान देता है जिसमें हम 50,000 तक का एडिशनल टैक्स बेनिफिट एनपीएस में इन्वेस्ट करके ले सकते हैं। सो गवर्नमेंट हैज गिवन दिस टैक्स बेनिफिट if you want to invest into the NPS account. For employers, employer can also contribute towards you on behalf of you into the NPS account, but there is a limit capped by the government up to 7.5 lakh. Employer can invest into NPS account or PF account or superannuation account up to 7.5 lakh and you will get the benefit of the tax benefit uh, if your employer is investing into the NPS account on behalf of you, right? So under self-employed person also can take the benefit of 50,000 rupees under section 80 CCD, right? So it is also over and above of rupees 1.5 lakh. सो जो ये 50,000 का टैक्स बेनिफिट है जो हमने अभी डिस्कस करा है, दिस इज ओवर एंड अबव रुपीज 1.5 लाख विच यू विल गेट अंडर सेक्शन 80C, राइट? सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द एनपीएस अकाउंट्स। अगर हम टाइप्स की बात करें, मान लीजिए अब आपने एनपीएस का अकाउंट खुलवाना है तो कौन कौन से ऐसे टाइप्स हैं जो आप अकाउंट्स खुलवा सकते हैं, राइट? सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनपीएस अकाउंट्स, टीयर 1 एंड टीयर 2। अब टीयर 1 में क्या है और टीयर 2 में क्या है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। टीयर 1, अगर आप टीयर 1 अकाउंट खुलवाते हो तो टीयर 1 इज ए पेंशन अकाउंट, राइट? सो कई बार क्या होता है, क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं और उनको ये नहीं पता होता उनको एनपीएस का कौन सा अकाउंट खुलवाना है। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस पॉइंट सो दैट आफ्टर दिस पॉइंट यू डोंट हैव एनी डाउट इन योर माइंड। सो अगर आपने पेंशन अकाउंट खुलवाना है, अगर आपको टैक्स रिबेट चाहिए, अगर आपको रिटायरमेंट पे पेंशन लेनी है तो यू हैव टू ओपन टीयर 1 अकाउंट। टीयर 1 के बेनिफिट्स क्या है? इट इज ए पेंशन अकाउंट। You can take the tax benefit up to 50,000 rupees if you invest into the tier 1 account, right? अगर आपको टैक्स बेनिफिट लेना है 50,000 रुपीज का ओवर एंड अबव 1.5 लाख, यू हैव टू ओपन टीयर 1 अकाउंट and there are restrictions in tier 1 account. You cannot withdraw your money before the age of 60. इन टीयर 1 अकाउंट आप 60 साल से पहले आप अपना पैसा टीयर 1 अकाउंट में एनपीएस अकाउंट में से निकलवा नहीं सकते हो क्योंकि आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है और 60 साल की एज में आपको पेंशन मिलती है। दैट्स व्हाई यू कैन नॉट विड्रॉ योर मनी बिफोर द एज ऑफ 60 एंड एट द एज ऑफ 60 यू कैन विड्रॉ अप टू 60% ऑफ योर फंड वैल्यू फ्रॉम द एनपीएस अकाउंट और जो 40% आपका बचता है उस पर आपको एन्यूटी मिलती है, राइट? सो इट इज द benefit
of the tier 1 account, right? Or it is associated with the tier 1 account. And minimum contribution at the time of account opening is 500 rupees. जब भी आप एनपीएस का अकाउंट खोलते हो, इसमें मिनिमम आपको 500 का कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है. एंड एवरी ईयर यू हैव टू इन्वेस्ट 1000 रुपीज इनटू द टीयर 1 अकाउंट, राइट? इट इज टीयर 2 अकाउंट. क्या अगर आप टीयर 2 अकाउंट खुलवाते हैं तो उसमें क्या बेनिफिट्स हैं या क्या उसके आपको बेनिफिट्स नहीं है, राइट? इट इज एडिशनल एनपीएस अकाउंट. टीयर 2 अकाउंट आप टीयर 1 के अकाउंट के साथ खुलवा सकते हो. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. यू कैन नॉट, इट इज नॉट लाइक दैट यू कैन नॉट विड्रॉ योर मनी अप टू द एज ऑफ 60. यू कैन विड्रॉ योर मनी एट एनी टाइम into the tier 2 account of NPS, right? But you will not to get any tax benefit if you invest your money into tier 2 NPS account. आपको इस टीयर 2 अकाउंट में इन्वेस्ट करने पे टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, बिकॉज इट इज जस्ट लाइक ए सेविंग अकाउंट जहां पे आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने पैसे को कभी भी निकलवा सकते हो, एंड यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ द रिटर्न्स वट एवर these accounts will provide you, right? So but you will not to get benefit of tax rebate in tier 2 account. If you want to get the tax benefit, you have to open tier 1 account only, right? So fund can be transferred to tier 1 account. tier 2 account अगर आप खुलवा लेते हो, अगर आप उसमें पैसा ट्रांसफर कर देते हो, अगर आपने रखा हुआ है, उस अकाउंट से आप tier 1 अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, बट tier 1 से आप tier 2 में पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, राइट? सो मिनिमम कंट्रीब्यूशन एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग इज 1000. अगर आप टीयर 2 अकाउंट खुलवाते हो, आपको 1000 का मिनिमम कंट्रीब्यूशन इसमें करना पड़ता है. बट यू डोंट हैव एनी रिस्ट्रिक्शन दैट एवरी ईयर यू हैव टू इन्वेस्ट सम मनी इनटू टीयर 2 अकाउंट, राइट? But in tier 1 account, you have to invest 1000 rupees every year if you want to keep active your account. But in tier 2, there is no restriction. And you can withdraw your money at any time in tier 2. So जब भी आप एनपीएस अकाउंट खुलवाते हो, आपने अपने पीओपी को सबसे पहले ये बताना है आपने टीयर 1 अकाउंट खुलवाना है या टीयर 2. अगर आपने टैक्स बेनिफिट लेना है, आपने पेंशन लेनी है, तो आपको टीयर 1 के साथ जाना है. अगर आपको टैक्स बेनिफिट नहीं लेना है, आपको पेंशन नहीं लेनी है, तो आपको टीयर 2 के अकाउंट के साथ जाना है, राइट? सो देयर इज द बिगेस्ट कंफ्यूजन एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग फॉर एन इंडिविजुअल, राइट? सो व्हाट आर द इन्वेस्टमेंट चॉइसेस? अब मान लीजिए आपने टीयर 1 या टीयर 2 अकॉर्डिंग टू योर नीड आपने खुलवा लिया. अब उसमें क्या है, आपको दो चॉइस मिलती है. जब भी आप अकाउंट खुलवाते हो, जहां पे आप अकाउंट खुलवा रहे हो, वो आपसे पूछेगा आपने एक्टिव चॉइस लेनी है या ऑटो चॉइस लेनी है. अब वहां पे क्या होता है, अगर आपको एनपीएस के बारे में नॉलेज ही नहीं है, आपको पता ही नहीं एनपीएस क्या होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो. आपको पता नहीं है एक्टिव चॉइस में क्या है और ऑटो चॉइस में क्या है. सो वी विल डिस्कस अबाउट इट, राइट? After this concept, you don't have any confusion about active choice and auto choice. So एक्टिव चॉइस में क्या होता है, एक्टिव चॉइस में आपको डिक्लेयर करना होता है आपको कितना उसमें इक्विटी रखना है, कितना कॉर्पोरेट बॉन्ड्स रखने हैं, कितना आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखना है, और कितना पैसा आपने अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में डालना है, राइट? सो इन एक्टिव चॉइस देयर आर 4 एसेट क्लासेस वेयर यू कैन इन्वेस्ट योर मनी. You have to decide it, but there are restrictions also. Like अगर आप इक्विटीज में पैसा लगाना चाहते हो, तो आप 75% से ज्यादा इक्विटीज में पैसा नहीं रख सकते हो, राइट? मान लीजिए आपको इक्विटीज में पैसा लगाना है, 75% मैक्सिमम लिमिट है. एक्टिव चॉइस में आपने 75% इक्विटीज में डाल दिया, तो जो बाकी का 25% बचा है उसको आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में डिवाइड करके लगा सकते हो. एंड देयर इज ए रिस्ट्रिक्शन इन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स आल्सो. There you can invest only maximum 5% because it is a highly risky investment class. So you can invest only up to 5% if you want to invest. If you don't want to invest in alternative investment, it is up to you. मान लीजिए आपने 75% इक्विटी में डाल दिया, 10% आपने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में डाल दिया, और बाकी का जो 15% है वो आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डाल दिया. यू कैन सिलेक्ट लाइक दैट ऑल्सो, right? So in active choice, you have to decide whatever asset class you want to keep in your investment patterns, right?
अब मान लीजिए आपको एक्टिव चॉइस नहीं लेना है, सो देयर इज ए ऑटो चॉइस विच इज मोर बेनिफिशियल इफ यू डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट द एसेट क्लासेस, राइट। सो एक्टिव ऑटो चॉइस में क्या होता है, ऑटो चॉइस ने गवर्नमेंट ने ऑटोमेटिकली आपकी अकॉर्डिंग, आपकी एज के अकॉर्डिंग कुछ एसेट क्लासेस बनाई हुई है, जहां पे आपका पैसा ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होता रहता है अकॉर्डिंग टू योर एज, राइट। सो मान लीजिए, but at the time of auto choice, you have to select whether you want to go aggressive, whether you want to go moderate, and whether you want to go conservative. आप अग्रेसिव प्लेयर हो, आप अपने पैसे को, अग्रेसिव का मतलब है आप ज्यादा पैसा इक्विटीज में रखना चाहते हो। आप कम अग्रेसिव हो, आप मॉडरेट हो, आप 50% इक्विटी में रखना चाहते हो, 50% अदर एसेट्स में रखना चाहते हो, या आप कंजर्वेटिव हो, आप चाहते हो कम से कम आपका पैसा इक्विटीज में लगे, राइट। सो आपको ऑटो चॉइस लेते टाइम भी ये तीन चीजों का ध्यान रखना है। आपने अग्रेसिव चॉइस लेनी है, आपने मॉडरेट लेनी है, या आपने कंजर्वेटिव लेनी है, राइट। सो अगर आप अग्रेसिव चॉइस लेते हो, you have to you will come under category LC 75। एग्रेसिव चॉइस में आप 75 की कैटेगरी में आते हो। इसका मतलब ये है आपको मैक्सिमम 75% इक्विटीज में लगेगा, 10% आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में लगेगा, और 15% आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगेगा, अगर आप अग्रेसिव चॉइस आपने सिलेक्ट करी है तो। अगर आपने मॉडरेट चॉइस सिलेक्ट करी है तो वो आप एलसी आपको 50 की कैटेगरी मिलेगी, जिसमें आपका 50% आपका इक्विटीज में लगेगा, 30% कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में लगेगा, और 20% आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगेगा। मान लीजिए आपने कंजर्वेटिव चॉइस सिलेक्ट करी है तो आपका मैक्सिमम जो है 25% इक्विटी में लगेगा, 45% आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में लगेगा, और 30% आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगेगा। सो गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड and make these three asset classes or these three concepts where your money is going to invest if you have decided auto choice, right? But you have to decide whether you are a conservative, whether you are a moderate, or whether you are an aggressive player, right? बट इन दिस ऑल्सो, मान लीजिए आपने अग्रेसिव चॉइस सिलेक्ट की है और आपकी एज 40 ईयर्स है, तो अग्रेसिव चॉइस में भी आपका अगर एज 40 ईयर्स है तो आपका इक्विटी में 75% नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आपका एज 35 से कम है तो आपको अकॉर्डिंग टू दिस एलोकेशन आपका पैसा लगेगा। बट अगर आपका एज 35 से ज्यादा है तो गवर्नमेंट ने एक चार्ट बनाया हुआ है, मान लीजिए आप 35 एज है तो आपको 75% इक्विटी मिला है। बट जैसे ही आपका 36 एज होगा तो आपका इक्विटी यहाँ से थोड़ा सा कम होकर मान लीजिए 73% रह जाएगा, और 1% आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में बढ़ जाएगा। 37 होने पे आपका यहाँ से फिर 2% कम होकर 1% इसमें इंक्रीज हो जाएगा। सेम लाइक इन मॉडरेट ऑल्सो, अगर आपने मॉडरेट सेलेक्ट किया है तो आपका 35 तक 50% रहेगा, और 35 से जैसे जैसे आपकी एज इंक्रीज होती रहेगी आपका इक्विटी कम होता रहेगा, और आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा बढ़ता रहेगा। सेम लाइक कंजर्वेटिव ऑल्सो, 35 की एज तक आपका इक्विटी में 25% पैसा एलोकेट होगा, और जैसे जैसे आपका 35 से एज बढ़ता रहेगा आपका इक्विटी का एलोकेशन कम होता रहेगा, और आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का एलोकेशन बढ़ता रहेगा, राइट। सो अकॉर्डिंग टू योर एज योर एलोकेशन विल चेंज ऑटोमेटिकली इन ऑटो चॉइस, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज ऑटो चॉइस। बट up to 35 years you will be received the allocation according to the given parameters। like अगर आपकी एज 32 ईयर्स है और आपने एग्रेसिव चॉइस सेलेक्ट की है तो 35 ईयर्स तक आपको इक्विटी 75%, राइट। नाउ आई थिंक you have cleared, I am able to clear your doubt, right? सो आफ्टर क्लियरिंग ऑल दिस, नाउ अगर अब आपको पता चल चुका है एनपीएस क्या है, एनपीएस के कौन से अकाउंट्स हैं जो आपको खुलवाना चाहिए, टीयर 1 के साथ जाना चाहिए, टीयर 2 के साथ जाना चाहिए, और आफ्टर दैट you have selected that you have to take active choice or you have to take auto choice, right? Now what are the fees and charges in NPS account? So there are very minimum charges in NPS account. If I talk about other assets class and if I compare with the other asset class, there are very minimum charges in NPS account. First, there is a POP charges.
मैंने बताया था पॉइंट ऑफ प्रेजेंस जहां पे आप अपना एनपीएस अकाउंट खुलवाओगे, उनके कुछ चार्जेस होते हैं, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, राइट। सो ये 200 रुपए से लेके 400 रुपीज अकॉर्डिंग टू द पीओपी अलग अलग हो सकते हैं। मैक्सिमम दे कैन चार्ज 400 रुपीज एंड मिनिमम दे कैन टेक 200 रुपीज, राइट। इट इज ए वन टाइम चार्जेस एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग। सो देर इज ए कंट्रीब्यूशन चार्जेस ऑफ 0.5%। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करा एनपीएस अकाउंट में, तो देर इज ए चार्जेस ऑफ 500 रुपीज ऑफ एवरी कंट्रीब्यूशन। जब जब आप कंट्रीब्यूट करोगे तो दे विल डिडक्ट, पीओपी विल डिडक्ट 0.5% फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट, राइट। सो देर इज ए एनुअल चार्जेस ऑल्सो 50 to 100 रुपीज which will be deducted at the time of contribution। And जो भी आप पैसा लगा रहे हो, जो भी आपको एसेट्स मिल रही हैं, देयर इज ए कस्टोडियन who keep custody of your assets, right? So there is a charges also for the custodian, which is very less, like 0.0032%, which is very minimum, right? You don't have to consider it also. And there is also annual PRA maintenance costs, which is 69 rupees। So अगर हम नटशल की बात करें, यू हैव टू पे 400 to 500 रुपीज एंड वन टाइम एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग। और उसके बाद अगर आप मान लीजिए 50,000 की टैक्स रिबेट लेना चाह रहे हो, और 50,000 आप एनुअली every year you are investing into the NPS account, there is a charges about like 300 to 400 rupees every year, and there are no other charges। So आपका पैसा, इट मीन्स आपका पैसा सिर्फ 300 और 400 रुपए में मैनेज हो रहा है थ्रू फंड मैनेजर्स, एंड यू आर गोइंग टू गेट लाइक 10% to 12% ऑफ रिटर्न्स इन एनपीएस ऑल्सो, because in NPS also your money is going to invest in equities, right? So equity ही एक एसेट क्लास है जो आपके लिए वेल्थ क्रिएट कर सकता है। और यहाँ भी आपको, चाहे आपने कंजर्वेटिव सिलेक्ट किया है, चाहे आपने मॉडरेट सिलेक्ट किया, चाहे आपने अग्रेसिव सिलेक्ट किया है, अगर आपने एग्रेसिव सिलेक्ट किया है, यू आर गोइंग टू गेट मोर रिटर्न्स देन ए पर्सन हु इज गोइंग टू गेट लेस रिटर्न्स इन कंजर्वेटिव, क्योंकि इक्विटीज ही एक ऐसा एसेट क्लास है जहां पे आपका वेल्थ क्रिएट होता है। सो गवर्नमेंट इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन इक्विटी, वेदर यू आर इन्वेस्टिंग इन एनपीएस अकाउंट और वेदर यू आर इन्वेस्टिंग इन पीएफ। आप पैसा पीएफ में डालते हो, वो पैसा भी गवर्नमेंट इक्विटीज में इन्वेस्ट करती है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है पीएफ में या एनपीएस में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, और लॉन्ग टर्म में इक्विटी के अलावा कोई भी आपको वेल्थ क्रिएट करके नहीं दे सकता है। सो एनपीएस इज ऑल्सो गोइंग टू गिव यू रिटर्न 8%, 10% और 12% just because of equity, right? So I think I have cleared a lot of doubts of yours about NPS account। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है एनपीएस को लेके, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। I will try to give reply, I will try to give answers of all your question in the next video, right? So if you have not subscribed my channel, I request you please subscribe my channel, क्योंकि मेरा चैनल में मैं आपको नॉलेज देता हूँ, मैं आपकी नॉलेज को इन्हांस करने की कोशिश करता हूँ, राइट। सो इफ यू थिंक दैट आई हैव एडेड सम वैल्यू through this video in your life, please subscribe my channel, like my channel, और आपने उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्ट करना। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, and I will see you in the next one। Thank you।